Hello everyone, I am Bindya Agnihotri and today we have taken one chapter of history from class 9th. हमने क्लास 9 के इतिहास से आज एक चैप्टर लिया है जो भारत और तत्कालीन समाज के अंतर्गत आता है। जो चैप्टर है वो है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो हमने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है और आज जो हम पढ़ेंगे वो है द एज ऑफ सोशल चेंज एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। सामाजिक परिवर्तन का युग, सामाजिक परिवर्तन का जो समय था उसको समझेंगे जो पूरे यूरोप में हुआ, और औद्योगिक समाज कैसा था उसको भी थोड़ा सा समझेंगे। इस चैप्टर में हम आगे बढ़े उससे पहले जो इसकी नींव है, इसका जो फाउंडेशन है वो है सोशलिज्म। तो सोशलिज्म जिसे हम समाजवाद कहते हैं, ये कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में आइडियोलॉजी आई थी। सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी है जो कार्ल मार्क्स ने दी थी, और जो सोशलिज्म का मानना है कि जितने भी संसाधन हैं एक समाज के, एक राष्ट्र के, उस पर उसका बराबर से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और सभी को उसमें से उनका जो भी बराबरी से हक है वो मिलना चाहिए। ये कैपिटलिज्म के अगेंस्ट था। जो कैपिटलिज्म है उसका कहना है कि जो व्यक्ति मेहनत करेगा, जो जिसमें कैपेबिलिटी है, उसको आगे बढ़ने के लिए हमें संसाधन देने चाहिए। पर सोशलिज्म इस बात को नहीं मानता था। तो ये जो चैप्टर है वो बेसिकली सोशलिज्म पर है। तो हमने इसको थोड़ा सा क्लियर कर लिया कि सोशलिज्म क्या है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और यूरोप में इसका कैसे प्रतिपादन हुआ, इस आइडियोलॉजी का, अब हम उसको समझेंगे। यूरोप में जो सबसे बड़ा बदलाव आया था वो था फ्रांसीसी क्रांति का। आपने पिछले अध्याय में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा, और इस क्रांति ने पूरी विश्व को, चाहे वो यूरोप हो चाहे वो एशिया हो, उसको ये सोचने पे मजबूर कर दिया क्या दुनिया में एक सामाजिक परिवर्तन की जरूरत है। आपने पढ़ा था कि जो फ्रांसीसी क्रांति है उसने समानता और स्वतंत्रता की बात की है ना, उसने इक्वालिटी और फ्रीडम की बात की और कहा कि प्रजातंत्र होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए। तो ये जो विचार थे, इन्होंने पूरी दुनिया में एक चिंगारी का काम किया, और ये चिंगारी धीरे 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 पूरे विश्व में फैलने लगी, और खासकर यूरोप में इसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया क्या हमें भी कुछ परिवर्तन की जरूरत है, कोई सामाजिक परिवर्तन की हमारे देश को भी जरूरत है। क्योंकि उस समय ज्यादातर राज्यों में, देशों में राजतंत्र था, मतलब राजा का राज था, जो सत्ता थी वो कुछ हाथों में थी, अन्याय ज्यादा था, सोसाइटी में इनइक्वालिटी ज्यादा थी, भेदभाव ज्यादा था। तो समाज और खासकर यूरोप के देश सोचने लगे क्या हमारे देश में भी फ्रांस की जो क्रांति हुई है, जिस तरीके से राजतंत्र को हटाया गया है, क्या हमारे देश में भी समानता और स्वतंत्रता आ सकती है। पर ये भी एक इसमें एक अलग सी बात थी कि यूरोप में लोग चाहते थे कि हमारे यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो, चेंज हो, हमारे यहाँ भी बदलाव आए, लेकिन उस बदलाव को लेकर, बदलाव सब चाहते थे आए, लेकिन वो बदलाव किस प्रकार से आएगा, वो चेंज किस प्रकार से आएगा, उसको लेकर मतभेद थे। तो ये जो मतभेद थे वो 3 श्रेणियों में थे, मतलब 3 तरीके के लोग थे जो उस बदलाव को चाहते तो थे, पर उनका मानना था बदलाव अलग अलग ढंग से आए। तो पहले तो थे कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव जो पुरातनवादी थे, जो पुरानी सोच के थे, उनका मानना था कि कोशिश तो थी कि बदलाव आए ना, पर आए तो धीरे धीरे आए। दूसरे लिबरल्स थे, जो हम कहेंगे उदारवादी, और तीसरे रेडिकल थे। इनका मानना था कि अचानक से सोसाइटी में बदलाव आना चाहिए। तो अब हम आगे पहले इन तीनों को समझेंगे, कंजर्वेटिव, लिबरल
और रेडिकल। फिर जानेंगे कि इनका क्या रोल रहा यूरोप में सामाजिक परिवर्तन करने के लिए। सबसे पहले बात हम करेंगे लिबरल्स, जिन्हें हम उदारवादी कहते हैं। ये जो समर्थक ग्रुप था, ये जो चाहता था कि चेंज आए, वो सबसे पहले तो सभी धर्मों को चाहता था कि उनको बराबरी का मान मिले, क्योंकि यूरोप में उस समय जो चर्च थे, गिरजाघर थे, उनका प्रभाव ज़्यादा था सत्ता में। तो वो चाहते थे कि चर्च का जो प्रभाव है कम हो और बाकी जो अन्य धर्म है उनको भी बराबरी का दर्जा मिले। ये वंशवाद के भी खिलाफ थे। वंशवाद मतलब पिता, पिता के बाद उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र वो राज करे, इस बात के ये खिलाफ थे। और ये एक जो व्यक्ति है, हर इंसान, उसके कुछ अधिकार हों। ऐसा ना हो कि सिर्फ राजतंत्र हो, राजा डिसाइड करे या कुछ लोग डिसाइड करें। हर व्यक्ति के अपने कुछ अधिकार हों और सरकार उन अधिकारों की रक्षा करे। ये एक पार्लियामेंट्री मतलब एक तरीके की जो निर्वाचित सरकार है, जनता के द्वारा जो निर्वाचित सरकार है, उसके पक्ष में थे। और ये जो भी सरकार आए, अगर वो कुछ दखलंदाजी करती है, अगर वो लोगों की बात नहीं मानती है, तो न्यायालय होना चाहिए, न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए, जो अगर सरकार कोई कानून का उल्लंघन करती है तो उसमें वो जो न्यायालय है हस्तक्षेप कर सके और व्यक्तियों के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा कर सके। ये सब कुछ बहुत खूबियां थी इनमें, लेकिन ये डेमोक्रेट नहीं थी। डेमोक्रेट मतलब ये सार्वभौमिक मताधिकार के खिलाफ थे। इनका कहना था डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, मतलब पार्लियामेंट होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, राजतंत्र नहीं होना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी मतलब सबको वोट करने का अधिकार नहीं मिल सकता जब सरकार बने। इनका मानना था कि जो संपत्तिधारी हैं, जो कुछ ऐसे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास तरीके के लोग हैं, सिर्फ उनको ही वोट करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अब इसी क्रम में बात करते हैं रेडिकल्स, या इन्हें हम आमूल परिवर्तनवादी कहते हैं। मतलब ये अचानक से चाहते हैं कि धीरे धीरे परिवर्तन नहीं, अचानक से परिवर्तन, रातों रात परिवर्तन हो जाए। इनका मानना था कि जो सरकार हो वो बहुमत पर आधारित हो, सभी को वोट करने का अधिकार हो, और ये खासकर महिला मताधिकार के पक्ष में थे। मतलब महिलाओं को भी पहले वोट करने की आज़ादी नहीं थी, तो महिलाओं को भी वोट मिले। और ये चाहते थे कि जो संपत्ति है वो सिर्फ ये नहीं कि वो कुछ ही हाथों में रहे, संपत्ति का बंटवारा हो, लोगों के पास रहे, उनकी कुछ अपना घर है, जमीन है, रहे, लेकिन इकट्ठी संपत्ति सिर्फ दो चार लोगों के हाथ में रह जाए, ये इसके घोर विरोधी थे। और ये आखिरी ग्रुप है कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी। ये रूढ़िवादी जो थे, ये चेंज, बदलाव चाहते नहीं थे, लेकिन जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उन्हें भी लगा कि चलिए थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ी क्रांति नहीं चाहते थे, ये चाहते थे बदलाव हो, पर वो धीरे धीरे हो, अचानक से कोई बदलाव ना आए, और जो भी पुराने हमारा राजतंत्र है या पुराने जो भी हमारे लॉज हैं उनका भी सम्मान हो। तो ये चाहते थे कि जो हमारा पास्ट है, हमारा अतीत है, उसका भी रेस्पेक्ट हो, और जो परिवर्तन आए सोसाइटी में वो धीरे धीरे आए, अचानक से परिवर्तन की जरूरत नहीं है, और साथ में राजतंत्र का भी थोड़ा सा सम्मान होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन की, इस काल में यूरोप में जो आना शुरू हुए। तो ये जो समय था ये एक नया ही युग था, चाहे औद्योगिक क्रांति हो, चाहे सामाजिक नए विचारों का यहाँ पर उद्घोष हो। ये जो समय था 19वीं शताब्दी, ये एक बहुत ही एक अलग समय था पूरे यूरोप के लिए। और इस समय तक जो औद्योगिक क्रांति थी वो पूरी तरीके से फैल चुकी थी, और हर जगह रेलवे को बढ़ावा, उद्योगों को बढ़ावा, नए शहर बसने लगे थे, और जो लोग थे आसपास गांव के वो शहरों में काम करने के लिए आने लगे। पर यहाँ पर क्या हुआ कि जो औद्योगिकरण था, जो जैसे जैसे बढ़ रहा था, पर जो सत्ता का स्वामित्व था वो कुछ ही लोगों के पास था। उन्हीं के पास फैक्ट्रीज थी, उन्हीं के पास कल कारखाने थे, चाहे औरतें हों, आदमी हो, इवन जो छोटे छोटे बच्चे थे,
उनको फैक्ट्रीज में लाया गया काम के लिए। काम के लिए तो लाया गया, लेकिन वहां पर कुछ दिक्कतें थी। जो दिक्कतें थी कि एक तो उनको आमदनी कम थी, जो भी मजदूर थे उनको जितनी उनकी सैलरी या वेजेस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही थी। काम के घंटे लगातार बढ़ते रहते थे, 15-15, 16-16 घंटे वो लोग काम करते थे। और साथ में जो जहाँ उनकी बस्ती थी वहाँ की हालत बहुत खराब थी, और खासकर साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। इससे क्या हुआ कि जो मजदूर वर्ग है उस पर इसका गलत प्रभाव पड़ने लगा, उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंची, और जो भी उनकी मांगे थी वो पूरी नहीं हो रही थी। इससे गरीबी भी बढ़ने लगी। तो ये जो सोसाइटी में डिफरेंस है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के बाद आया, तो ये बढ़ने लगा। और अब जरूरत हो गई समाज को कि एक परिवर्तन की जरूरत है। तो जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे, उदारवादी और परिवर्तनवादी, उन्होंने मांग उठाई कि समाज में अब परिवर्तन की जरूरत है। क्योंकि ये जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे, इनके पास भी कुछ फैक्ट्रीज थी, ऐसा नहीं कि उनके पास संपत्ति नहीं थी, पर कुछ संपत्ति उनके पास भी थी। तो उन्हें लगा कि अगर इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को, ये जो औद्योगिक क्रांति को अगर हम सही ढंग से ले जाएं, जो मजदूरों का स्वास्थ्य का हम ख्याल रखें, शहरों की साफ सफाई का हम ख्याल रखें, जनता जो नागरिक है उसको एजुकेट करें, तो वो लोग मन लगाकर भी काम करेंगे और हम सबको सफलता भी प्राप्त होगी। तो लिबरल्स और रेडिकल्स का मानना था कि अब जरूरत है कि पूरे समाज में परिवर्तन ला जाए। तो जो परिवर्तन, उन्होंने कुछ अपने लाभ के लिए भी सोचा, क्योंकि उनके पास फैक्ट्रीज थी, मजदूर उनके थे, लेकिन उन्होंने सामाजिक तौर पर भी सोचा कि इन मजदूरों की दशा भी, जो वर्कर्स हैं, जो आम नागरिक हैं, उसकी भी दशा बदलनी चाहिए। तो जो 1815 तक, चाहे फ्रांस हो, इटली हो, जर्मनी हो, रूस हो, या सब जगह जो राजतंत्र की व्यवस्था थी, अब लिबरल्स, रेडिकल्स और नेशनलिस्ट, मतलब उदारवादी, परिवर्तनवादी और राष्ट्रवादियों ने इसको बदलने का फैसला किया, और उन्होंने माना कि एक क्रांति की जरूरत है जो राजतंत्र को अब पलटकर रख देगी। तो ये आज हमने थोड़ा सा इस टॉपिक को समझा है कि समाजवाद ने कैसे यूरोप में पैर पसारे, क्योंकि फ्रांस की क्रांति से वो कैसे परिवर्तन शुरू हुआ, और कैसे कैसे धीरे धीरे ये चिंगारी पूरे यूरोप में फैल गई। आगे चलकर अगली बार हम पढ़ेंगे कि ये जो क्रांति हुई वो कैसे धीरे धीरे बढ़ी, और कैसे जाके रशिया में इसने चेंज लेकर आया। तो आज के लिए इतना ही है, एंड थैंक यू वेरी मच।